आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सबसे पहले बेसिक चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्बॉल्स। तो हम इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स के बारे में जानेंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें लगभग हम 20 सिम्बॉल्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो 20 सिम्बॉल्स हैं उसमें से कुछ 2-3 आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम जाने होंगे। तो आज हम 20 का 20 न्यू सिम्बॉल से जानेंगे जो कि आगे आपको काम देगा। जब आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब सिम्बॉल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको ये सब सिम्बॉल पहले जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब में आएंगे तो फिर ये सब सिम्बॉल का यूज आएगा, तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, इसलिए पहले ही जान लेना बेस्ट है। तो चलिए एक एक करके सब सिम्बॉल्स को डिस्कशन करते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल से लेकर सब चीज़ देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला सिंबल जो है द सिंबल बिलोंग्स टू जानेंगे। ये देखिए बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बिलोंग्स टू या फिर कहें मेंबर ऑफ। जैसे हम कोई नंबर्स का एक सेट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एक सेट किसी नंबर्स का, जैसे हम ले लिया 1 2 3 4। तो बोलिए 1 इसके इस सेट का सदस्य है, 2 भी सदस्य है, 3 भी है, 4 भी मेंबर है, 5 नहीं है। तो सबसे पहले 1 इस ग्रुप का एक मेंबर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये जो सेट हमने लिया है, एक ग्रुप जो हमने लिया इसको मान लेते हैं ए मान लिया सेट ए, इसको हम नाम दिया, इस ग्रुप को नंबर ऑफ ग्रुप्स को हमने सेट ए नाम दिया। तो बोलेगा 1 क्या है, तो 1 इज ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली, यानी 1 बिलोंग्स टू सेट ए। उसी प्रकार से 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी बिलोंग्स टू का मतलब हुआ मेंबर ऑफ। अच्छा 2 3 4 बोले 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए, क्या सेट ए का 5 मेंबर है, तो नहीं है, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू का इसका मतलब हुआ यानी मेंबर है, और बिलोंग्स टू के ऊपर क्रॉस का साइन दे दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 इसका मेंबर नहीं है। x² माइनस x माइनस 12, x का वैल्यू आपको सॉल्व करना है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करना चाहिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, x² माइनस x माइनस 12, x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 1 से x माइनस 4 गया, प्लस 3 से x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। x बराबर हमारे पास आ गया माइनस 3x इक्वल टू आ गया 4। लेकिन एक कंडीशन हमारे पास गिवन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिएगा 1 2 3 4 ये सब क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर से जाएंगे वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर 0 नहीं है, निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। x का वैल्यू ऐसा लाइए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो ये क्या है, ये माइनस में लगा हुआ है, ये तो इंटीजर्स में आ गया, यानी ये निगेटिव है। निगेटिव क्या नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ओनली क्या है, x इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4। अगला सिंबल देख लेते हैं, दूसरा नंबर 2। तो नंबर 2 में है, देखिए द सिंबल इम्प्लाइज डैट, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब इम्प्लाइज डैट। तो जैसे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस 2 है, तो क्या आप इसको अगला स्टेप इसको करने के लिए क्या कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि हम यहाँ पर लिखें a इम्प्लाइज डैट b, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़
A is true, then B is also be true. B is also be true. यानी कहने का मतलब हुआ यदि A सत्य है तो B भी सत्य होगा, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि B सत्य होगा तो A सत्य होगा। कहने का मतलब है यदि A दिया हुआ है, यदि A ट्रू है तो हमेशा B ट्रू ही होगा, जैसे अभी समझते हैं। लेकिन B ट्रू है तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू होगा। जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके बाद ये जरूरी है कि इसके बाद सिर्फ x बराबर 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या देते हैं, इम्प्लाइज दैट का सिंबल देते हैं। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा बात बोले जो क्यों नहीं होगा, जैसे इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और इफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री देन ABC इज अ ट्रायंगल। इसमें से आप बताइए कि कौन सा सही है, ये वाला सही है ये क्या दूसरा सही है। तो देखिएगा, इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सत्य है। यानी हम जानते हैं कि यदि ये ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये सही है। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ ए ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल, देन इसको ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट करके, गिवन है ABC इज ए ट्रायंगल तो हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है तो हम इसको इम्प्लाइज दैट करके बोले कि ABC इज ए ट्रायंगल। तो देखिएगा ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ केस में पॉसिबल है नहीं है। जैसे हमने एक लाइन लिया, यहाँ पर ये देखिए ऐसे खींचा एंगल A एंगल B और एंगल C, तो देखिए A प्लस B प्लस C कितना होता है, ये लाइन पर एंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C यहाँ भी 180 डिग्री बन रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक ट्रायंगल ही होगा तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ABC इज एक ट्रायंगल होगा। यहाँ तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉलो नहीं किया, यहाँ पर फॉलो कर गया। यानी हम यहाँ पर क्या किया, ABC इज ए ट्रायंगल, देन यदि ये ट्रू है इसका मतलब ये भी सत्य होगा। लेकिन हम बोला कि यदि ये सत्य है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि ये भी सत्य होगा। जैसे कि यहाँ पर अब धरा गया, ये लिखा हमने लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब था यहाँ पर। तो आप समझ गए हैं कि इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये सत्य है तो उसका अगला वाला स्टेप जो होगा वो उसी का स्टेप बढ़ा कर लिख देंगे, वही है। जैसे x ग्रेटर देन 5 है, देन ये सत्य है कि x ग्रेटर देन 3 होगा। अच्छा, x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 5 होगा। बताइए दोनों में से कौन ट्रू है। इसमें से पहला ट्रू है और सेकंड वाला गलत है। अब पता लगा गए हैं, क्योंकि x 5 से ग्रेटर है, यानी x 5 से ग्रेटर है यानी 5 से बड़ा होगा। 6 7 8 9 10 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बोल रहा है x ग्रेटर, जब x 5 से बड़ा है तो इसका मतलब x 3 से भी बड़ा होगा। सही बात है भाई, x 5 से बड़ा यानी 6 है तो 3 से भी बड़ा है 6, 7 लेंगे तो वो भी क्या है 3 से भी बड़ा है। तो ये हमारा कंडीशन फॉलो कर गया। इसमें देखिए x 3 से बड़ा है तो इसका मतलब x 3 से बड़ा है, इसका मतलब x 5 से भी बड़ा होगा। 3 से बड़ा है यानी हम मान लेते हैं 4, तो क्या x 4 से बड़ा है, यहाँ पर x 5 से बड़ा दिखा रहा है। यानी यहाँ पर यदि हम x 4 ले लेते हैं तो क्या यहाँ पर फॉलो कर रहा है, कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पर यदि हम x 6 ले लेते हैं तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर हम 4 लिए तो नहीं किया। यानी ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका इम्प्लाइज दैट का मतलब समझ गए हैं कि ये सत्य है तो इसका मतलब इसके आगे वाला भी सत्य होगा। ये सत्य है तो
इफ दिस इज ए इज ट्रू देन बी ऑल्सो बी ट्रू। अगला सिंबल है द सिंबल, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन और यहां पर लिखेंगे एंड नहीं, और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इसका ये डिनोट कर रहा है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इस तरीके से बी, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है या फिर और ए ग्रेटर देन बी होगा, ये होगा। जैसे इसको समझने के लिए जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 7 6, तो यहाँ पर कोई एक केस फॉलो कर रहा है, इक्वल वाला यहाँ पर केस फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा। कोई एक केस फॉलो करना चाहिए तब जाके ये होगा। तो इसमें देखिए एक केस फॉलो कर रहा है, 7 ग्रेटर देन 6 है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये 7 ग्रेटर देन 6 है, यानी ये सही है। दूसरा 5, तो इसमें दो गो में से ग्रेटर और इक्वल में से एक फॉलो कर रहा है इक्वल वाला, तो यानी ये भी सही है। 4 5 रह गया, तो ये दोनों में से कोई केस फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो 4 5 से ग्रेटर होता नहीं है और 4 5 के बराबर भी नहीं होता। दोनों में से कोई एक केस फॉलो करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से ये सब आपने देख लिया। अब यहाँ पर चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? पलट जाएगा साइन पलट कर अब क्या हो जाएगा? इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर यदि हम बोले इसका एग्जांपल 6 7, यहाँ पर 6 स्मॉलर देन 7 है, तो दो केस में से एक केस हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा केस फॉलो वैलिड है। अब जैसे 5 स्मॉलर देन 5 ऐसे है, तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5, ये केस में से इसमें दो केस आ रहा है, एक स्मॉलर का या फिर एक इक्वल का, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये 5 5 इक्वल वाला तो है, इसलिए ये भी वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर 6 ऐसा रह जाए तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 और 6, तो 7 ग्रेटर देन 6 ये ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर का साइन दे रहा है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। और क्या इक्वल भी है 7 6 के? नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इसका इस सिंबल का मतलब क्या है, कि या फिर स्मॉलर देन या इक्वल, दोनों में से कोई केस हो सकता है, ठीक है। द सिंबल मैक्स A1 A2 A3 A4 ... AN, ऐसा कुछ फिर यदि एग्जाम में दे दिया तो आप ये पता नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से होगा? ये तो आप 11 12 में यूज नहीं है इसका, लेकिन कोई कंपटीशन वाला एग्जाम में रह गया तो आप क्या करेंगे? तो ये सब बताना जरूरी है। तो इसमें देखिए क्या है, A1 A2 ये एलिमेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पर मैक्सिमम बोल रहा था, सिंबल मैक्सिमम। तो जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 9 10 11, तो यहाँ पर मैक्स लगा देते हैं आगे। तो इसका मतलब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसको लिखना है। तो मैक्स इतना का सिर्फ इतना ही मतलब होता है 11। उसी प्रकार से छठा नंबर में यदि रह जाए मैक्स के जगह पर मिनिमम रह जाए, तो यहाँ पर इसका हम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम में 1 2 3 9 10 11 में मिनिमम जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 1 हमारा मिनिमम है, तो यही हो गया। तो ये हमारा सिंबल और साइन हो गया। 7वां नंबर, में द सिंबल, ये देखिए सिग्मा। यहाँ पर R0 से लेके Rn तक, और यहाँ पर फंक्शन सब बताएंगे क्या है, f r।
जैसे कि आप 10th में पढ़ चुके हैं, जैसे पॉलिनोमियल आता था, जैसे इसको गौर से देखते हैं, पॉलिनोमियल px इस तरीके से लिखा रहता था 2x² प्लस 5x प्लस 6 कुछ दिया रहा, x का वैल्यू 1 रखते थे, 2 रखते थे, जिस तरीके से आप करते थे उसी का जस्ट मतलब ये निकल के आएगा। यहाँ पर कोई ये ऐसा इक्वेशन गिवन रहेगा, r का वैल्यू पुट करते जाएगा 0 से लेके n तक। देखिए जैसे तो यहाँ पर देखिएगा इस साइन का मतलब, ये जो गोल वाला आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है समेशन, समेशन, और ये इसका मतलब होता है फर्स्ट, r इक्वल टू 0 फर्स्ट टू इंड, और r इक्वल टू n फर्स्ट टू इंड। ठीक है, चलिए, और ये तो फंक्शन है, तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा, r का वैल्यू 0 से लेके n तक आप पुट करते जाइए इस फंक्शन में। अभी एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ बता देते हैं इसको। तो एफ आर जो हमारे पास यहाँ पर गिवन रहेगा उसी में आप r के जगह पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास गिवन है एफ आर, तो एफ आर में r का वैल्यू 0 से लेंगे तो f0 प्लस f1 प्लस f2, देखिए कहाँ तक है, n तक है, तो f3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, fn तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक समेशन है हमारा, r का वैल्यू 0 से लेके r का वैल्यू 5 तक, यहाँ पर हम दे दिया r प्लस 5, यहाँ पर हमारे पास ये दे दिया, तो जस्ट कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये साइन देंगे, r प्लस 5 है तो r का वैल्यू 0 से लेके 5 तक लेंगे और प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले r का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 प्लस 5 प्लस r का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 प्लस r का वैल्यू 2 प्लस 5, फिर r का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 प्लस 5, r का वैल्यू अभी 4 लेंगे तो 4 प्लस 5, फिर r का वैल्यू 5 लेंगे यानी 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये हो गया। 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 10 36 36 और ये कितना हो गया 45, यानी हमारा आंसर 45 हो गया। ये हमारा हो गया द सिंबल समेशन का। अगला देख लेते हैं, ये भी आप क्लियर हो गया कि क्या इसका मतलब था, एक समेशन का सिर्फ सिंबल यहाँ पर प्लस दे रहा था। अब देखते हैं, फिर से देख लीजिए, इसका मतलब हो गया समेशन, यानी समेशन मतलब होता है सम, तो ये हमने सम कर दिया। अब जस्ट यहाँ पर अब देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाए पाई, r का वैल्यू 0 से लेके r का वैल्यू n तक, यहाँ पर एफ आर। अब ये पाई का मतलब क्या हुआ, तो जस्ट जिस तरीके से इसका मतलब था सम, उसी प्रकार से ये पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब सम, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, काम सब वही करना है, सिर्फ प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई करना है। तो फिर r का वैल्यू 0 से लेके n तक लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 से रखेंगे तो f0 प्लस के जगह पर इंटू देंगे f1, फिर r का वैल्यू 2 लेंगे तो f2, 3 लेंगे तो f3 इंटू डॉट 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 fn। ये हमारा एक फार्मूला, जनरल फार्मूला हो गया। चलिए एक क्वेश्चन से इसको भी एग्जांपल से सॉल्व देखते हैं। जैसे पाई r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 5 ही लेते हैं, यहाँ पर फिर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, r प्लस 1, ये ले लिया। तो चलिए यहाँ पर रखते जाइए, r का वैल्यू 0 से रखे तो 0 प्लस 1 इंटू r का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, अब r का वैल्यू 3 लेंगे, फिर इंटू, जब कब तक लेते रहेंगे, जब तक कि r का वैल्यू ऊपर तक ना आ जाए। तो 4 प्लस 1 लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, तो इंटू 5 प्लस 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 30 4 120, 120 और 6 720, 720 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप ये भी समझ गए पाई का मतलब क्या था, यानी मल्टीप्लिकेशन था। नंबर सिंबल देख लेते हैं, द सिंबल, ये देखिए फैक्टोरियल।
ये एलसीएम वाला साइन नहीं है, ये फैक्टोरियल है, या फिर इसको ये इस तरीके से एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये आखिर फैक्टोरियल क्या है, तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे बोल दे फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2, तो इसको क्या करेंगे, जस्ट 2 को लिख देंगे, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 के नीचे वाला जितना भी नंबर्स होगा उसको लिख देंगे और गुना कर देंगे। जैसे 2 है तो 1 तक लिखेंगे, जैसे 2 × 1 रह जाए 6, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जैसे रह जाए 8, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसको कर सकते हैं, जैसे हम इसको हटा देते हैं, अभी 6 फैक्टोरियल 6 को देते हैं, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस वैल्यू को यहाँ पर हम यदि पुट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 × फैक्टोरियल 5, इतना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टोरियल, जैसे हम इसको लिख दें 2 फैक्टोरियल, या फिर कोई बोले कि 2 फैक्टोरियल, दोनों का कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बुक में आपको देखने को अधिकतर जगह पर ये मिलेगा, कहीं कहीं ये भी दिख सकता है, अधिकतर बुक में यही देखने को मिलेगा। बुक में कोई भी बुक उठाएगा तो दोनों मिल जाएगा, लेकिन ये अधिकांश रहेगा। तो ये दोनों का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल n रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, n × इसमें क्या था 2 है तो 1 घटता जा रहा, तो 2 1 6 1 घट रहा तो 5 फिर गए, तो इसको क्या लिखेंगे, n × n - 1 × n - 2 × n - 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा। तो यही था हमारा। अच्छा, यहाँ पर यह सब तो आप हो गया आपका। अब जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि फैक्टोरियल 5 को 5 × 4 × 3 × 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × फैक्टोरियल 5। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम फैक्टोरियल n-1 है तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 इंटू, एक और नीचे घटाएंगे तो n-2, फिर घटाएंगे तो n-3 इंटू डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1, हो सकता है। जैसे फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लिखेंगे तो 6 × 5 × 4 होता जाएगा। तो सिर्फ हम फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंबल सिर्फ फैक्टोरियल का समझ रहे थे। अब जैसे एक और बात रह गया यहाँ पर कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब कैसे होता है वो देखिए, जैसे 1 का हम निकालें फैक्टोरियल 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 इंटू फैक्टोरियल 0 है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/1 कितना, यानी फैक्टोरियल 0। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल, इसलिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। फैक्टोरियल का मतलब ही हमने समझ लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 6 रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाएगा। कोई भी फैक्टोरियल चाहे एल ले, ए ले, बी ले, 6 7 10 कोई भी ले ले, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, और शुरू जहाँ जो लेंगे हम वहाँ से शुरू करेंगे। फिर ले लेते हैं फैक्टोरियल n, तो इसको लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, लास्ट जाएगा 1 तक, यहाँ तक। उसी प्रकार से इसको और भी ऐसे कर सकते हैं 3 × 2 × 1, इस तरीके से। मतलब लास्ट हमको 1 ही तक होना चाहिए, 1 तक होना चाहिए। कोई भी ले लीजिए फैक्टोरियल लास्ट 1 तक होगा, ठीक है। तो इतना का वैल्यू हम कितना जानते हैं, फैक्टोरियल n-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n-1 को कीजिएगा तो यही ना होगा n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो आप फैक्टोरियल ये सब का भी मतलब आप जान चुके हैं।
10वां है हमारा द सिंबल। फैक्टोरियल समझाने का मतलब यही था, क्योंकि आगे इसका आओ बात करते हैं। द सिंबल NPR, इसका मतलब क्या है? NPR का मतलब क्या है? तो P का मतलब यहाँ पर होता है परमुटेशन, और N और R यहाँ पर गिवन नंबर है, ठीक है। N और R यहाँ पर गिवन नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हो सकता है, और P परमुटेशन का एक लिंक जोड़ रहा है N और R का, जो कि क्या बता रहा है कि परमुटेशन है। तो NPR का होता है NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है। P को यदि हम हटाएंगे तो इसको हम ऐसे लिखता है, जैसे 6 परमुटेशन 5, ये P को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। तो 6 परमुटेशन 5 है, 6P5 है, तो इसको क्या लिखेंगे? N है तो इसका फैक्टोरियल N, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 बाई, फिर N माइनस R हो रहा है, तो N क्या था? 6 माइनस 5, तो हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 6 बाई कितना? फैक्टोरियल 1। इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 को क्या लिख देंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 और कितना? 720, ये हमारा आंसर हो गया 720, ठीक है। जैसे रह गया 10 परमुटेशन 9, तो क्या लिखेंगे? 10 है तो इसका फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 में से 9 घटा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? फैक्टोरियल 1, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर आ गया 10 परमुटेशन 1, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 9। इसको लिखेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इतना लिखेंगे, देखिएगा इंटू कहाँ तक? 1 तक लिखेंगे, और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक, तो ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। दूसरा नियम जान लेते हैं, इतना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे हम फिर से देखते थे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू डॉट 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 1 तक फैक्टोरियल 10 को लिखें। अब इतना जो हम लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 9 को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। अब फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 गया, तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। ये हो गया हमारा परमुटेशन का कमाल। नंबर 11, यहाँ पर P के जगह पर सिर्फ हम यहाँ पर रख देते हैं C, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कम्बिनेशन NCR, तो N कम्बिनेशन R, तो यहाँ पर N कम्बिनेशन R हमने लिखा, तो N कम्बिनेशन R में क्या होगा? सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम इंटू कर देंगे, सिर्फ इंटू फैक्टोरियल R कर देंगे। फिर से देखते हैं NCR, तो पहले फैक्टोरियल N का फैक्टोरियल N लिख देंगे, नीचे वाला R है उसका फैक्टोरियल लिख देंगे, और N में से R घटा देंगे, N में से R घटा देंगे। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, दोनों फार्मूला को देख लीजिएगा। यहाँ पर NPR का क्या था? फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R, लेकिन NCR का था फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। जैसे क्वेश्चन C1 10 कॉम्बिनेशन 1, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? 10 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, और 10 में से 1 घटा देंगे, तो 9, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और यहाँ पर फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 9, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। जैसे रह गया 10 कॉम्बिनेशन 2, तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10, फिर नीचे 2 वाला फैक्टोरियल 2, और 10 में से 2 घटा देंगे, 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। इसको फैक्टोरियल 2 को क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2, तो इसको हम 2 लिखेंगे, और
10 माइनस 2 कितना, फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, 2 से 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 45। ये हो गया हमारा। हाँ, अब देख लेते हैं हमारा परमुटेशन भी कंप्लीट, कम्बिनेशन भी कंप्लीट, ये दोनों आपका क्लियर। इसका बात करेंगे जब परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे ये सब चीज़ों का बारे में पढ़ेंगे, NPR और NCR का एक अच्छा से इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पर इसका यूज होगा। वहाँ पर फिर देखेंगे कि एक आदमी है, उसको बहुत सारे रास्ते से जाना है, तो वो सब आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ सिंबल देख लेते हैं यहाँ पर। फिर वहाँ पर एक चांस बनता है कि कितना पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है, ये सब के बारे में वहाँ पर पढ़ना है। तो उस सब पॉसिबिलिटीज़ को निकालने के लिए यही सब का ही उपयोग किया जाता है। तो वो सब तो आगे की बात है, अभी सिर्फ हम यहाँ पर बेसिक अभी समझते हैं, क्योंकि बेसिक यदि मजबूत रहा तो आगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हमारा 11 भी क्लियर हो गया। अब है आगे द सिंबल। यहाँ पर द सिंबल है E, ये है हमारा सिंबल, देख लीजिए बढ़िया से। E इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। हाँ, तो देखिएगा, तो जैसे E पे पावर हम x लिखते हैं, E पे पावर x लिखते हैं, तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, x पे पावर 0 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस x पे पावर 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस x पे पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, x पे पावर n बटा फैक्टोरियल n, इतना। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। ये एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, E पे पावर x का फार्मूला होता है। अब देखिए E है, एक्सपोनेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो देखिएगा E है हमारे पास, ये यहाँ पर क्या है, E है, समझिएगा, यहाँ पर क्या है, E, इसका मतलब क्या हो गया, E पे पावर 1 होगा। जैसे A है, कोई नंबर 2 है तो इसका मतलब 2 पे पावर 1, कोई नंबर है A तो इसका मतलब A पे पावर 1, यानी कोई नंबर E है इसका मतलब E पे पावर 1। तो E जो यहाँ पर जो हमारे पास E एक्सपोनेंशियल है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो E पे पावर 1 है, यानी E जो E हमने यहाँ पर लिखा E, तो E का मतलब क्या है, इस पे पावर 1, तो E पे पावर 1 है, तो यहाँ पर E पे पावर x का हमने फार्मूला लिखा था ये, तो E पे पावर 1 का फार्मूला लिखेंगे क्या, E पे पावर 1 इक्वल टू x के जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 पे पावर 0 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस 1 पे पावर 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 1 पे पावर n बटा फैक्टोरियल n। ये तो जो इसका एक्सीमेटेड वैल्यू हुआ x, ये कितना हो गया 2.71 लगभग। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, ये क्या पॉसिबल है सॉल्व करना नहीं है, तो इसको एस्टिमेटेड किया गया है कि ई का जो वैल्यू होता है वो के लगभग कितने के बराबर होता है 2.71। और इसका कारण भी जान लिया, क्योंकि ये फार्मूला पर वैलिड है। ई पे पावर x के जगह पर 1 रखा तो ई पे पावर 1 है, तो ई पे पावर 1 को क्या बोलते हैं ई, और ई यहाँ पर इसे ये वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पर 2.71 आ गया। ये हो गया ई बिलोंग्स इतना, ई कितना है लगभग इसका साइन क्या है लगभग 2.71, यानी अप्रोक्स करीब 2.7। क्या कर दिया कि यहाँ पर ये सिंबल, ये तो आपने समझ लिया ई मतलब क्या था, इसका ये फार्मूला आप नोटेट कर लीजिए, ये है, और यहाँ पर ये है ई का वैल्यू अप्रोक्स 2.71 होता है। अब जैसे रह गया द सिंबल ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपी, ये रह गया। अब जैसे डिनोटेशन रह गया एक्स ई एक्स पी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया,
तो EXP का मतलब हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अभी जस्ट पहले पढ़े थे e पे पावर x का फॉर्मूला हमने देखा था, तो वही मतलब हो गया x। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं EXP ऑफ x, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x। एक्सपोनेंशियल ऑफ x मतलब e पे पावर x, और e पे पावर x का भी हम फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे? फैक्टोरियल 0 बटा, इसका फॉर्मूला क्या था? x पे पावर 0 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस x पे पावर 1 बटा फैक्टोरियल 1 डॉट डॉट डॉट, यही था। तो यही का मतलब हमने यहाँ पर ये लिख दिया EXP ऑफ x। जैसे e एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 रहता तो इसका मतलब क्या हो गया? e पे पावर 1। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 रहता तो e पे पावर 2, बस यही था। तो ये भी आप समझ रहे हैं। नंबर 14 है हमारा द सिंबल अपोजिट ही, देखिए उल्टा ही है यहाँ पर। अब इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। तो ये उल्टा ही का मतलब क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट मतलब हो गया एटलीस्ट वन, कम से कम एक। देयर एग्जिस्ट यानी देयर एग्जिस्ट का इसका कहने का मतलब हुआ एटलीस्ट वन, यानी ये सिंबल का कहने का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन। जैसे क्वेश्चन से इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देयर विद एन इंटीजर x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी बोल रहा है देयर विद एन इंटीजर x सच डेट। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये देखेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x का यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा। तो इसको करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √4, यानी प्लस माइनस 2, यानी इसका x का वैल्यू 2 भी आ गया और x का वैल्यू -2, 2 वैल्यू यहाँ पर आ गया। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 2 भी है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 भी है, x का वैल्यू -2 भी है, और 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। तो क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x, यानी x क्या होना चाहिए? इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एटलीस्ट 1 वैल्यू। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट 1, यानी x का जो x यहाँ पर x जो दिखा रहा है, इसका मतलब कि x एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेगा ये 2 भी एटलीस्ट 2 क्या है? इंटीजर, -2 भी क्या है? इंटीजर, यानी ये हमारा सही है। तो यही बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x, मतलब कि जो x होना चाहिए वो कम से कम क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए। तो कम से कम इंटीजर मतलब कि x 2 भी होगा, x -2, तो ये दोनों क्या है? इंटीजर ही है। तो ये भी इंटीजर और वो भी इंटीजर। तो यही कहने का मतलब था देयर एग्जिस्ट का मतलब द सिंबल E। अगला है सिंबल द सिंबल ये, इसको बोलते हैं फॉर ऑल मतलब सबके लिए। उसमें इसके पहले क्या था? एटलीस्ट 1, यानी किसी एक या 2 के लिए हम बोल रहे थे, लेकिन इसमें सब का, प्रत्येक का। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या ये सत्य है या नहीं है? ये सत्य है या नहीं है जो यहाँ पर बोल रहा है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वह 0 से या तो इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो x का कोई भी वैल्यू लीजिए, -1 लीजिए, 1 लीजिए, 0 लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो क्या है? 0 की या तो इक्वल है या फिर 0 से बड़ा ही होगा। -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, -2 का करेंगे तो भी
जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कोई भी हम यहाँ पर नंबर लेंगे वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो से बड़ा होगा। 1 -1 0 -2 3 कुछ भी ले लें तो वो क्या हो जाएगा, यही कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ऑल नंबर्स। तो रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में ऑल इंटीजर्स। रियल नंबर है क्या, रियल नंबर में -1 -2 निगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, टुगेदर विथ जीरो भी आ गया, ये सब क्या है, सब मिल गया। रेशनल इरेशनल सब मिलाकर क्या आ गया, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सब जो रेशनल इरेशनल सब किसी का भी हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर उठा लो उसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। यानी x का मतलब x, जैसे x हमने उठाया कोई नंबर तो वह कोई भी रियल नंबर हम उठा लेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है। यानी कोई भी हम रियल नंबर उठा लें, 1 2 -1 कोई भी रियल नंबर, उसका हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाएगा। यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये। नंबर 16 है द सिंबल, ये देखिए ये सिंबल है, ये वाला, हाँ यही है। इसका मतलब होता है आइडेंटिकली, आइडेंटिकली। तो द सिंबल इसका मतलब आइडेंटिकली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ले लेते हैं, अभी हम इसको समझेंगे कि क्या है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर ऐसा इक्वेशन जिसमें हम a b का कोई भी वैल्यू रखेंगे, इस साइड भी ये साइड भी, तो हमेशा इक्वल ही आएगा। x यहाँ पर a का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, b का वैल्यू भी कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर a b का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, हर कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हर कंडीशन में यदि ये दोनों इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये आइडेंटिकली इक्वल है। ये क्या इक्वल है, आइडेंटिकली इक्वल। तो कोई भी हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं a + b का होल क्यूब, तो यहाँ पर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 लीजिए, तो 1 + 1 का होल क्यूब, यहाँ पर a का वैल्यू 1 + 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर × 1 + 3 × 1 × 1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 3 + 3, तो 3 3 6 6 7 8, 1 + 2 का क्यूब, 2 2 2 2 4 2 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। यानी a का वैल्यू 2 लीजिए, b का वैल्यू 3 लीजिए, तो यहाँ पर भी a का वैल्यू 2 3 लीजिए, तो हर कंडीशन में ये दोनों इक्वल आएगा, हर कंडीशन में ये दोनों इक्वल होगा। तो ये इस केस में हम यहाँ पर ये 3 लाइन वाला साइन देंगे, इसका मतलब हो गया आइडेंटिकली इक्वल। अब जैसे कुछ और जैसे ले लेते हैं, लेकिन हम 10th में क्या पढ़े थे, सब बस दो साइन से हम इसको रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन हम जब आइडेंटिकली जब इक्वल हो रहा है तो हम क्यों ना इसको हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब जैसे हम जो बोल रहे हैं वो 100% ट्रू है, ठीक है, भले अटपटा लगे लेकिन 100% ट्रू बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं x² - 5x + 6, ठीक है। अब बोलते हैं इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको आइडेंटिकल इक्वल बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर हम 3 दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ तो ही दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, वो देखें, x का यहाँ पर हम देखेंगे तो x का सिर्फ जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जब इसको फैक्टराइज किया जाए तो x का 2 वैल्यू आएगा, वो 2 वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिएगा तो वो सिर्फ 0 ला के देगा। यानी x का सिर्फ 2 वैल्यू रखने पर ही 0 देगा, हर वैल्यू को रखने पर 0 नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, -1 0 कुछ भी ले लीजिए, हर जगह पर ये दोनों इक्वल आएगा। लेकिन हर दोनों ये इक्वल आएगा, देखिए कैसे इसको सॉल्व किए तो हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6, x से x - 3 हो जाएगा, -2 से x - 3, x = 3 और x = 2, इतना हो गया। x = 3 x = 2, x का वैल्यू 3 रखे तो 3 3 9 9 6 15 और 5 × 3 15, 15 - 15 0, 2 रखेगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 6 10 और 5 × 2 10, 10 - 10 0। यानी x का वैल्यू 3 2 दोनों रखने पर सब सेटिस्फाई करा। क्या यहाँ पर 4 लीजिएगा, x का वैल्यू 4, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, 4 4 16 6 22, अब 20 2 आ रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू 3 रखेगा तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी 0 0 सेटिस्फाई है। 2 भी लीजिएगा तो 0 0 सेटिस्फाई है, आइडेंटिकल इक्वल मान लें। 4 लीजिएगा x का वैल्यू तो 4 लीजिएगा तो यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो क्या इक्वल है, नहीं है। 5 लीजिएगा तो क्या इक्वल है, नहीं है।
यानी x का हर वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू लेंगे तो ये दोनों बराबर है, और इसके अलावा कुछ भी वैल्यू ले लिए तो नहीं है। लेकिन इस केस में हम a और b का कोई भी वैल्यू ले लिए, 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, अनंत तक कुछ भी ले लें, सब में ये वैलिड है, यानी 2 इक्वल है। तो हर जगह हर केस में यदि 2 इक्वल है तो इसका मतलब हम 3 गो साइन देंगे लंबा लंबा। तो यही हम आइडेंटिकली का मतलब बताता है। नंबर रह गया भर्स, ऐसा इसका मतलब हो गया भर्स ऑफ एक्स। क्या हो गया? भर्स ऑफ एक्स। तो भर्स ऑफ एक्स, भर्स ऑफ एक्स जो होता है इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स का होता है। भर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे तो यहाँ पर कॉस एक्स है, यानी एक्स क्या बता रहा है? यहाँ पर एंगल बता रहा है, यानी यहाँ पर भर्स ऑफ एंगल होगा। जैसे एग्जाम्पल भर्स ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। भर्स ऑफ 45 डिग्री यानी 1 माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 30 है तो कितना हो जाएगा? √3/2। अब करते रहिए, 2 माइनस √3/2, इसी बार से 1 माइनस 1/√2, तो √2 माइनस 1/2 √2। इसी प्रकार से भर्स ऑफ 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 60 डिग्री यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। ये हो गया भर्स। अब रह गया कोभर्स। अब जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कोभर्स ऑफ एक्स। कोभर्स ऐसा रहता है इतना, इसका मतलब क्या है? तो कोभर्स यहाँ पर लगा दिया, कोभर्स ऑफ एक्स, तो कॉस के जगह पर क्या लग गया? साइन लग गया। तो भर्स ऑफ 30 डिग्री 1 माइनस साइन 30 डिग्री यानी 1 माइनस 1/2, तो हो जाएगा हमारा 1/2। भर्स ऑफ 45 डिग्री तो हमारा हो जाएगा साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इतना। 60 का तो यहाँ पर साइन 60 दे देंगे, तो साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 यानी हो जाएगा 2 माइनस √3/2। ये हो गया कोभर्स। तो हमको लगता है कि हर सब अधिकांश हम सिंबल यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना ज़रूरी है पढ़ना उतना हम सिंबल्स का डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बात करेंगे इनइक्वालिटी।